आपको रॉ के उस एजेंट की कहानी सुनाएंगे जिसे आज भी भारत के सबसे बेहतरीन जासूसों में से एक माना जाता है। उसकी जाबाजी देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे ब्लैक टाइगर का नाम दिया, लेकिन क्या भारत उसका कर्ज चुका पाया? कौशिक को नया नाम और नई पहचान दी गई, यहाँ तक कि उसका खतना भी कराया गया और परीक्षा पास कर पाकिस्तान सेना में नौकरी भी हासिल कर ली। पूरी लगन के साथ वो सेना में मेजर रैंक तक पहुंचे। इसी दौरान रविंद्र उर्फ नबी अहमद को इस्लामाबाद में रहने वाले एक दूसरे पाकिस्तानी सैनिक की बेटी अमानत नाम की लड़की से प्यार हो गया। कौशिक पाकिस्तान की एक से बढ़कर एक खुफिया जानकारियां भारत भेज रहे थे। फिर आया 1983, जब आखिरकार उनका राज खुला। अफसोस की बात यह है कि वो खुद की गलती से नहीं बल्कि किसी दूसरे की गलती से पकड़े गए। ऐसे ही एक खत में उन्होंने लिखा कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? पाकिस्तान की जेल से एक खत भारत के एक छोटे से गांव में भेजा जाता है। अपनी फांसी का इंतजार कर रहे एक बेटे ने ये चिट्ठी अपने पिता को लिखी थी। वो चिट्ठी पढ़कर उस पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पढ़ने के बाद जैसे ही वो आखिरी लाइन पर पहुंचे तो आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरी लाइन पर लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों का यही सिला होता है? नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े जासूस की। 26 जनवरी के मौके पर एयरफोर्स कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हर साल कई भारतीयों को देशभक्ति का फर्ज निभाने के लिए सम्मान दिया जाता है, लेकिन ऐसे कई गुमनाम चेहरे हैं जिन्होंने भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और हमें उनका नाम तक नहीं पता। आज की कहानी एक ऐसे ही देशभक्त की जिसने पाकिस्तान में जासूसी की, वहां आर्मी में मेजर बने और शादी की। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क की तमाम जानकारियां भारत को मुहैया कराई गई। आज क्राइम ब्रांच के इस खास एपिसोड में आपको रॉ के एक उस एजेंट की कहानी सुनाएंगे जिसे आज भी भारत के सबसे बेहतरीन जासूसों में से एक माना जाता है। उसकी जाबाजी देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे ब्लैक टाइगर का नाम दिया, लेकिन क्या भारत उसका कर्ज चुका पाया? जानेंगे इस एपिसोड में। 11 अप्रैल 1952 को रविंद्र कौशिक का जन्म श्री गंगानगर के पंजाबी परिवार में हुआ था, एक सीमावर्ती इलाका जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। पिता जे.एम. कौशिक एयरफोर्स में थे, तो रविंद्र में बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की भावना थी। रविंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी श्री गंगानगर से की। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जारी थी। इसी बीच रविंद्र कौशिक ने एस.डी. बिहानी कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरी की। रविंद्र बचपन से खूबसूरत था और दोस्तों में वो विनोद खन्ना के नाम से मशहूर था। एक आम जिंदगी में पला बढ़ा रविंद्र पढ़ाई में औसत था, मगर जब बात एक्टिंग की आती थी तो वो अलग नजर आता था। रविंद्र को एक्टिंग का काफी शौक था, जिसके चलते वो स्कूल और कॉलेज के नाटकों में अमूमन हिस्सा लेता था और इनमें रविंद्र देशभक्ति से जुड़े भगत सिंह जैसे किरदारों को निभाता था। यही शौक और देशभक्ति की भावना रविंद्र की जिंदगी को एक नए पायदान तक पहुंचाने वाली थी। ग्रेजुएशन के दौरान ही रविंद्र RNW की नजर में आ गए। 1971 में पाकिस्तान को हार मिलने के बाद वो भारत के खिलाफ अलग अलग मंसूबे बना रहा था। भारत की खुफिया एजेंसी इसको भांप चुकी थी और नए जाबाज लोगों की तलाश में थी। इन्हीं दिनों एक थिएटर शो को लेकर रविंद्र लखनऊ गए। साल 1975 के आसपास लखनऊ यूनिवर्सिटी के मंच पर इंडो चाइना वार को लेकर
एक नाटक चल रहा था। खचाखच भरे हॉल में लोग आंखें गड़ाए सिर्फ रविंद्र को ध्यान से देख रहे थे। रविंद्र ने उस प्ले में एक भारतीय सैनिक का रोल इतनी शिद्दत से किया कि नाटक खत्म होने के बाद लोग ताली बजाते थके नहीं। उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें रविंद्र के टैलेंट का इस्तेमाल कहीं और ज्यादा सही लगा। शो के बाद ये लोग रविंद्र के पास जाते हैं और उसकी अदाकारी की खूब तारीफ करते हैं। बातों बातों में उन्होंने सीधे ही पूछ लिया, एक्टिंग ही करना चाहते हो या असलियत में देश के लिए कुछ करना चाहोगे? अब चाहे वो जवानी का जोश कहिए या फिर देशभक्ति की भावना, रविंद्र ने हाँ कह दिया। उन लोगों ने रविंद्र को दिल्ली बुलाया। रविंद्र जब दिल्ली पहुंचे तो उन्हें RNW के एक बड़े अधिकारी से मिलवाया गया। यही उन्हें बताया गया कि उनका काम क्या होगा। साथ ही ये हिदायत भी दी गई कि वो अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते कि वो क्या काम करते हैं। इसके बाद रविंद्र की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। उन्हें थोड़ी बहुत उर्दू पहले से आती थी, जिस वजह से वो जल्द ही अरबी पढ़ना और लिखना सीख गए। इसके बाद उन्हें इस्लाम धर्म की बारीकियां समझाई गईं, नमाज पढ़ना सीखना सिखाया गया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान समेत कुछ दूसरे देशों में टास्क देकर भेजा गया, जहां रविंद्र ने रॉ के हर टास्क को बखूबी अंजाम दिया। अब पाकिस्तान जाना तय था। वो रॉ को प्रूफ कर चुके थे कि वो इस लायक हैं। 1975 में RNW ने रविंद्र कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए, जैसे वो कभी था ही नहीं। कौशिक को नया नाम और नई पहचान दी गई। कौशिक का अब नया नाम नबी अहमद शाकिर, नागरिकता पाकिस्तानी, पता इस्लामाबाद हो चुका था। इसके लिए कौशिक को जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं कक्षा के मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट और वो तमाम दस्तावेज मुहैया कराए गए। यहां तक कि उसका खतना भी कराया गया। नए नाम और नई पहचान के साथ रविंद्र पाकिस्तान पहुंचते हैं। वहां जाकर सबसे ज्यादा जरूरी था आम लोगों की तरह गुजर बसर करना। पाकिस्तान पहुंचते ही रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। बकायदा LLB की पढ़ाई पूरी की। सब कुछ सही चल रहा था, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जो कि सोने पर सुहागा था। RNW ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि रविंद्र इतने कमाल के जासूस निकलेंगे। एक रोज रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद ऐसे ही यूनिवर्सिटी में टहल रहे थे कि तभी उन्होंने अखबार में पाकिस्तान आर्मी की भर्ती का विज्ञापन देखा। रविंद्र को ख्याल आया कि अगर वो पाकिस्तान सेना में ही भर्ती हो जाएं तो कितनी अहम जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। हालांकि उनके इस आइडिया को रॉ के बड़े अधिकारियों ने खारिज कर दिया, क्योंकि दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के दौरान रविंद्र की पहचान छिपा पाना मुश्किल था। बावजूद इसके रविंद्र ने अप्लाई किया और परीक्षा पास कर पाकिस्तान सेना में नौकरी भी हासिल कर ली। पूरी लगन के साथ वो सेना में मेजर रैंक तक पहुंचे। पाकिस्तान भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता जा रहा था, लेकिन भारत के खिलाफ वो जो भी बड़ी नापाक साजिश रचता, नई दिल्ली को पहले ही भनक लग जाती। कौशिक पाकिस्तानी डिफेंस से जुड़ी कई जानकारियां भारत भेज रहे थे। इंडियन डिफेंस सर्किल में वो द ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर हो गए। कहा जाता है कि उन्हें यह नाम खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। इसी दौरान रविंद्र उर्फ नबी अहमद को इस्लामाबाद में रहने वाले एक दूसरे पाकिस्तानी सैनिक की बेटी अमानत नाम की लड़की से प्यार हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर वो यहां शादी कर लेते हैं तो अपनी पहचान छिपा पाना और आसान हो जाएगा, जैसा पहले ही हुआ था। इस बार भी रॉ ने इसको सिरे से नकार दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अमानत से शादी की और उन दोनों का एक बेटा हुआ, अरीब। कौशिक पाकिस्तान की एक से बढ़कर एक खुफिया जानकारियां भारत भेज रहे थे, लेकिन कभी भी किसी को उन पर रत्ती भर शक नहीं हुआ। 1981 में उनके भाई की शादी थी और उनका जाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान से डायरेक्ट भारत जाना उनकी
पोल खोल सकता था, इसलिए एहतियातन रॉ ने एक प्लान बनाया। रविंद्र ने सेना से यह कहकर छुट्टी ली कि वो उम्रा करने सऊदी अरब जा रहे हैं। पहले वो सऊदी अरब, फिर वहां से भारत आए। 5 साल बाद वो अपने गांव लौटे। भाई की शादी के बाद घर के बड़े बूढ़ों ने उनकी शादी पर जोर दिया। थोड़ा झिझक कर उन्होंने अपने पिता को आखिरकार बताया कि उनकी शादी हो चुकी है। हालांकि उन्होंने पिता से झूठ बोला कि उन्होंने शादी सऊदी अरब में की है। कुछ दिन रुकने के बाद वापस रविंद्र पाकिस्तान लौट आए। फिर आया 1983, जब आखिरकार उनका राज खुला। अफसोस की बात यह है कि वो खुद की गलती से नहीं बल्कि किसी दूसरे की गलती से पकड़े गए। दरअसल RNW ने एक और जासूस इनायत मसीह को कौशिक से संपर्क में रहने के लिए पाकिस्तान भेजा था। प्रॉब्लम यह हुई कि बॉर्डर पार करते वक्त मसीह पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया। फिर शुरू हुआ हिम्मत तोड़ देने वाली पूछताछ और टॉर्चर का खेल। इनायत ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो पूछताछ में पूरी तरह से टूट गया। उसने रविंद्र के बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों को सब कुछ बता दिया, यहां तक कि उनका असली नाम भी। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने रविंद्र का राज खोलने के लिए एक प्लान बनाया। अगर मसीह पकड़ा नहीं जाता तो उसे रविंद्र से कराची के जिन्ना गार्डन में मिलना था और एक फाइल देनी थी। तय प्लान के मुताबिक वो उस पार्क में पहुंचा। रविंद्र कौशिक भी आया। दोनों पार्क में अनजानों की तरह मिलते हैं और जैसे ही इनायत की दी गई फाइल रविंद्र के हाथों में गई, पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तब उनकी उम्र 29 साल थी। अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं, यहां तक कि लालच दिया गया, अगर वो भारतीय सेनाओं की गोपनीय जानकारियां दे दें तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। कौशिक यातना सहते रहे लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें पाकिस्तान की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक को कभी सियालकोट तो कभी कोट लखपत तो कभी मियांवाली जेल में रखा गया। पाकिस्तान की जेल में रहते हुए वो अपने परिवार को खत लिखा करते थे। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने जिस तरह से उन्हें त्याग दिया उससे वो काफी दुखी थे। ऐसे ही एक खत में उन्होंने लिखा कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट में उस खत का भी जिक्र है जिसे उन्होंने अपनी मौत से महज 3 दिन पहले लिखा था। उन्होंने लिखा था, अगर मैं अमेरिकी होता तो मैं 3 दिन के अंदर ही इस जेल से निकल चुका होता। रविंद्र कौशिक की पाकिस्तान की जेल से रिहाई के लिए परिवार ने 1987 से लेकर कौशिक की मौत तक कई बार सरकार से गुहार लगाई। रविंद्र का खत पढ़ने के बाद उनके पिता की मौत हो गई थी, लेकिन परिवार के बाकी लोग जद्दोजहद करते रहे। हर बार यही जवाब मिलता, पाकिस्तान के सामने इस मामले को उठाया गया है। मौत के बाद भी परिवार ने उनके योगदान को मान्यता दिलाने के लिए सरकार को एक नहीं कई बार खत लिखे। परिवार ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कभी भी कौशिक को पाकिस्तान की जेल से छुड़ाने की कोशिश नहीं की, मानवीय आधार पर भी नहीं। ऐसे ही एक खत में उनकी मां अमला देवी ने सरकार पर आरोप लगाया था कि जब कौशिक मर रहे थे तो उन्हें दवाइयां भी नहीं पहुंचाई गई, जबकि उनकी भेजी सूचनाओं ने अपने देश के लिए कम से कम 20,000 जवानों की जान बचाई थी। उनके परिवार को सरकार से हर महीने महज 500 रुपए की मदद मिलती थी, जो बाद में 2,000 रुपए हो गई। लेकिन 2006 में कौशिक की मां अमला देवी की मौत के बाद वो मदद भी बंद कर दी गई। सरकार से मान्यता अलग बात है, लेकिन रविंद्र कौशिक भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवा गए। इस ब्लैक टाइगर के बिना महान जासूसों की हर सूची अधूरी होगी। तो ये थी भारत के सबसे बड़े जासूसों में से एक रविंद्र कौशिक की कहानी। इन्हीं की असल जिंदगी से प्रभावित होकर फिल्म बनाई गई थी, एक था टाइगर।
जिसमें अभिनेता सलमान खान थे। ऐसे कई जासूस हैं जो भारत के हैं लेकिन दूसरे देशों में रहते हैं, नाम पहचान छिपा कर रहते हैं। कई बार उन्हें उन देशों में पकड़ लिया जाता है। हमारा देश कभी क्लेम नहीं करता, लेकिन ऐसे जासूसों की वजह से ये जो भारत है वो अब तक सुरक्षित है। ये शो आपको कैसा लगा? अपना कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।